Hello students. So now the time has come when you are to appear for your exam, English exam tomorrow. So now I'm here with the last minute tips, and this tip is not about the question answers. The tip is how to attempt your paper, because this is also very important, or we can say equally important part, how to present your paper. So first of all, you will get your question paper at 10:15, means 15 minutes before your actual timing for your writing the paper. So use these 15 minutes very judicially. बहुत ध्यान से इसको यूज करो. आप ये मत मानो कि आपको ये 15 मिनट्स सिर्फ टाइम पास के लिए दिए गए. टू रीड वन पैसेज वेरी केयरफुली. चूज कर लो कौन सा पैसेज आपको रीड करना है. बहुत अच्छे से रीड करो एंड देन यू ट्राई टू अटेम्प्ट दैट पैसेज ओनली when the time starts at 10:30. So this is most important thing, that you are not to waste even a single moment of that reading time. Then after, and this is again important कि आपको English exam में it's not necessary that you are to start with the reading section only. One thing, if you want to make that, you can leave the space for your reading section. Suppose you have done one question of reading section and other question you don't want to do right now. Leave 2 pages, because it will take maybe near about 2 pages only, all these questions. So according to that, you leave the space and then you jump to the next portion, that is your writing section. So for writing section, when you do your first question, your notice writing, what is important here? Your format is first thing, which is very important, because before reading only we get to know what you have done because of your right or wrong format. So format you are to learn properly. Okay, so then second thing, in the notice, try to give the information in a tabular form. Means if this is about picnic, so make small box. Okay, so there only you can write when, where, venue, money. Okay, so whatever you want to write, better you do it in a tabular form, because it will fetch more marks. Then second question is invitations. So invitations, don't get confused. One thing you should be clear, that if this invitation is to be written to one person, then it is letter. But if this is to be written to more than one, एक से ज्यादा लोगों को अगर आप कोई इन्विटेशन दे रहे हो, तो नेचुरली आप कार्ड बनाओगे. और अगर फिर भी भूल जाए कि क्या कहा है, कार्ड कब बनाना है, तो दिमाग में रखो, जब आपको शादी का आता है तो वो कार्ड आता है, वो लेटर नहीं आता. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वो शादी के लिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा, तो वो लेटर नहीं लिख रहे, वो कार्ड लिखते हैं. इसका मतलब जब भी ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है, और यहाँ पर ज्यादा का मतलब एक से ज्यादा को भी इनवाइट करना है, तो आपका कार्ड बनेगा, अदरवाइज आपका लेटर होगा. लेटर में आपका ध्यान रखो कि वहां पर इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर जो भी लिखे वो उस तरह का लेटर लिखना है. एक और चीज जो कंफ्यूजन बच्चों को हो रही है कि क्या हमें वहां अगर क्वेश्चन में आया कि आपने फॉर्मल लेटर आपको मिला है, कार्ड मिला है शादी का, और अब आपको रिप्लाई लिखना है, तो क्या फॉर्मल लेटर का रिप्लाई भी फॉर्मल होगा? ऐसा नहीं है. आपको रिप्लाई में सिर्फ ये अच्छे से चेक करना है कि रिप्लाई उन्होंने कौन सा मांगा है. उन्होंने फॉर्मल मांगा है, इनफॉर्मल मांगा है. जो रिप्लाई मांगा है आपको वही रिप्लाई करना है. ओके, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन्विटेशन जो देना है वो कार्ड कब देना है और लेटर फॉर्म कब देना है. और एक तीसरा जो आपको कंफ्यूजन होती है, जब आपको किसी डिग्निटरी को बुलाना है तब आपने हमेशा लेटर ही उनको लिखना है, तब कार्ड नहीं लिखना. और एक और चीज उसमें कंफ्यूजन आपको होती है कि मैम उसमें हम किसका नीचे नाम लिखेंगे, साइन किसका लिखेंगे. अगर आपको किसी को बुलाना है ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल, तो क्या नीचे प्रिंसिपल आएगा? नहीं, वहां नीचे आपका नाम आएगा. अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको प्रिंसिपल के बिहाफ पे बुलाना है, तो आप अपने आंसर में भी जरूर मेंशन करो दैट आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ माय स्कूल प्रिंसिपल. ये आपने उनको बताना है कि ये मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे लिख रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया. लेकिन उसके बाद भी नीचे जब साइन करना है तो प्रिंसिपल का नहीं करना, क्योंकि लेटर तो आप लिख रहे हो, प्रिंसिपल नहीं लिख रहा, तो प्रिंसिपल का साइन भी नहीं होगा, तो वो आपका ही साइन होगा. ओके, सो आई थिंक ये मेजर कंफ्यूजन है, ये ध्यान रखो. देन लेटर राइटिंग की जब हम बात करते हैं, आप कोशिश करो सब लोग बायोडाटा लेटर लिखो, क्योंकि बायोडाटा लेटर में आपके मार्क्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज आपको उसमें कवर लेटर भी लिखना है और पूरा बायोडाटा लिखना है. और बायोडाटा आई थिंक मोरलेस सबको पता होता है, तो उसमें कुछ चीज का मिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप 2-2.5 पेज में आपका ये कवर लेटर, ये पूरा लेटर आता है, तो नेचुरली आपको इसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं. तो आप अच्छे से लर्न करके जाओ कवर लेटर एंड देन बायोडाटा,
और प्रॉपर वे में बायोडाटा लिखो। और लास्ट का बायोडाटा का जो पार्ट है वो है रेफरेंस। सो 2 रेफरेंस लिखना आपको नहीं भूलना, वो जरूर लिखो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल राइटिंग। ट्राई टू राइट योर आर्टिकल, स्टार्ट योर आर्टिकल विद अ कोट और फ्रेजल लैंग्वेज। एकदम से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करो। ओके, जस्ट मेक सम बेस एंड दिस बेस कैन बी थ्रू सम कोट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन in your writing section is that is your report writing. So when you are writing a report is of 2 kinds. So when you are writing a report, you are to just take care of the format. कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट है तो उसका फॉर्मेट क्या है, और अगर आपका मैगजीन रिपोर्ट है तो उसका फॉर्मेट क्या है। एंड वन मोर थिंग, दैट इज योर कैची हेडलाइन. Headline should be always very very catchy and headline should be in present tense. Otherwise the whole report would be in past tense. अब आपको इनमें से जितने क्वेश्चंस भी एकदम से आते हैं वो कर लो, क्योंकि सबसे पहली बात आपको दिमाग में रख के चलना कि आपको 10:30 से 12 बजे तक अपना पेन नहीं रोकना। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन लेके बैठ जाओ जिसमें आप बार बार सोच रहे हो, फिर एक लाइन लिखते हो फिर सोचते हो। नहीं, आपको 1.5 घंटा आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आता है। 200% आपको मालूम है कि आपको क्या लिखना है, तो आप वही क्वेश्चन पहले चूज करो। आप चाहो तो बाकी क्वेश्चंस की स्पेस छोड़ दो। सपोज आपने नोटिस लिख लिया, आपने राइटिंग सेशन शुरू किया, नोटिस लिखा, लेकिन अभी इन्विटेशन में आपको कंफ्यूजन है या इन्विटेशन अभी आपका मन नहीं है, लीव 1 पेज फॉर इन्विटेशन। आप इन्विटेशन का पेज छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ दो, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। या आपने पहले 2 कर लिया, अभी आपको लेटर लिखने का मन नहीं है, तो आप लेटर के लिए 2-3 पेज छोड़ो। आपको पता है आपने कौन सी लेटर लिखनी है, कितना पेज चाहिए, सो लीव दैट। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लेटर स्टार्ट तो कर दिया, अब याद नहीं आ रहा और आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको बार बार याद करने के लिए। तो ये आपको एक बहुत बड़ा टिप है आपके पास कि आपको 1.5 घंटा अपना पेन नहीं रोकना। देन वी कम टू लिटरेचर। अब लिटरेचर में एमसीक्यूज हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जल्दी मत करो, क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 आंसर्स एक जैसे लग रहे हैं, सब ठीक लग रहे होते हैं। सो थिंक अबाउट इट अगेन, क्योंकि यहां पर ही आपकी थॉरो कितना प्रिपरेशन है वो पता चलता है। सो एमसीक्यूज बहुत ध्यान से करो। एंड देन जब एमसीक्यूज करते हो कहीं के भी, चाहे वो रीडिंग सेक्शन के हो, आपने ABCD सिर्फ इतना ही नहीं लिखना। अगर आपको आंसर आपको लग रहा है कि फर्स्ट का आंसर सी है, सो डोंट ओनली राइट सी। सी के आगे आप उस लाइन के 2-3 वर्ड्स जरूर लिखो, पूरी मत लिखो कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन 2-3 वर्ड्स जरूर लिखो। उसके बाद 3 डॉट्स डाल दो कि दिस इज द लाइन और दिस इज द आंसर आई हैव चोजन। दो यू आर राइटिंग सी, आप सी भी लिख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वो 2-3 वर्ड्स उस लाइन के जरूर लिखने। ओके, दिस इज हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग योर एमसीक्यूज। एंड एक और चीज, इसमें लिटरेचर में आपको सारे पोएट्स के नाम अच्छे से पता होने चाहिए, एंड देन नेम ऑफ द पोएम्स ऑल्सो, क्योंकि आपको नेम पता होता है लेकिन आपको पूरा नहीं पता, आपने पढ़ा ध्यान से नहीं पढ़ा कि इसका नाम क्या है पोएम का पूरा। कीपिंग क्वाइट है या द कीपिंग क्वाइट है, आप बहुत बार ऐसे ही कर जाते हो। सो इसका मिस्टेक काउंट होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि कीपिंग क्वाइट है तो कीपिंग क्वाइट है, द नहीं लगाना। ओके, सो दिस वे। सो आपको पोएट नेम, पोएम नेम बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन कभी कभी जब कंफ्यूजन में एमसीक्यूज में स्पेशली आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब उसमें थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है कि नॉट ट्रू कैसा है। सो हमेशा इसके लिए एडवाइजेबल है आप जाओ पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको वैसे नॉट ट्रू पूछा, पहले आप चूज करो कि ट्रू कौन से है। ए भी ट्रू है, ये तो मुझे पता है, ए ट्रू है। बी भी ट्रू है, ये भी मुझे मालूम है, और डी भी ट्रू है, ये भी मुझे मालूम है। तो अपने आप आपका क्वेश्चन आ गया सी। लेकिन अगर आप नॉट ट्रू अगर पूछ रहे हो, अगर आप उसको ढूंढ रहे हो तो आपको लगता है पहले वाला ट्रू था कि नहीं, यार शायद ये भी नॉट ट्रू था, तो वो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन है। हमेशा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, और ऑपोजिट साइड से सोचोगे तो आपको क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन जब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की, शॉर्ट आंसर शुड बी इन 50 वर्ड्स, विद इन 50 वर्ड्स लिखो। अब आप करते क्या हो शॉर्ट आंसर्स में, एक क्वेश्चन तो आपने 50 वर्ड्स का लिखा, दूसरा क्वेश्चन आपने 20 वर्ड में ही आपको लगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हो गया, शॉर्ट ही क्वेश्चन तो नहीं, बट आप ये देखो सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन तो आपका 6 लाइन्स ले रहा है, दूसरा क्वेश्चन 2 लाइन्स में खत्म हो रहा है। इट मीन्स या तो 6 लाइन्स वाला गलत था या 2 लाइन्स वाला गलत था। एक्चुअल में 50 वर्ड्स जब हम कहते हैं 40-50 वर्ड्स सबका ही आंसर होना चाहिए, बहुत छोटा भी आंसर नहीं होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है। नाउ व्हेन वी कम टू लॉन्ग क्वेश्चन, long question means you are to first of all read the question very carefully, because in the long question you try to write the summary. आपको लगता है लॉन्ग है तो चलो समरी लिख दो, इससे काम चल जाएगा।
इससे काम नहीं चलता. You have to read the question carefully and then according to the demand of the question only you should answer your long questions. So I hope ये छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, but it will certainly help you in getting good marks. All the best for your exam. Dear children, do well, get good marks. Thank you.